हेलो। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब लोग बढ़िया ही होंगे, है ना। तो मेरा नाम है प्रवीण गौतम और स्वागत है आपका आपके इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल प्रवीण क्लासेस में, है ना। तो हमारी जो सीरीज चल रही थी वो कहते हैं हैशटैग अंतिम दिन अंतिम प्रहार। और आज सच में आपका एग्जाम का अंतिम दिन भी आ चुका है, ठीक है ना। यानी कि आपका लास्ट पेपर बचा है, ठीक है। यानी वो भी सामाजिक विज्ञान को आपका कितने तारीख को पेपर है, 7 मार्च। उसके बाद तो क्या है ना, सभी बच्चे एक ही गाना गाएंगे, है ना, कि दुख भरे दिन गए रे भैया सुख भरे दिन आयो हैं। यानी दुख वाले जो दिन थे, जो कष्ट वाले दिन थे वो कट गए, है ना। अभी तो मजे ही करने हैं, ठीक है। तो लास्ट पेपर है हमारा सामाजिक विज्ञान, ठीक है। तो आज हम सामाजिक विज्ञान के दिन, है ना, ठीक है, अभी हमें, है ना, ठीक है, अभी से मौज में नहीं लग जाना है, ठीक है, इस पेपर को खत्म करने के बाद। तो आज हम करने वाले हैं 100 बहुविकल्पी प्रश्न, है ना, यानी 100 बहुविकल्पी प्रश्न, है ना। डरना बिल्कुल भी नहीं है कि सर 100 बहुविकल्पी प्रश्न, हमारे पास तो समय ही नहीं है ना, कैसे करेंगे, है ना। तो ये कुछ नया थोड़ी पढ़ाने जा रहा हूँ, जो आपने पढ़ा है उसी का एक रिवीजन है ना। मैं चाह रहा हूँ कि सभी प्रश्न आपके आंखों के सामने से गुजर जाएं। जब आप पेपर में बैठो तो वो जो प्रश्न आप देखो उसको, तो आपको देख के लगे यार ये तो मैं पढ़ के आया हूँ, है ना। तो बस ऐसे। और जो बहुविकल्पी प्रश्न होता है ना, वो क्या होता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड से होता है। मतलब कि माइंड में कहीं ना कहीं चलता है, यार ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता, ये वाला सही हो सकता है ना। तो उसको याद नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को आप जरूर देखें, ठीक है। तो है ना, क्योंकि सामाजिक विज्ञान हमारा 4 भागों में बटा है, इसलिए मैंने 100 बहुविकल्पी बहुत छाट के लाया हूँ आपके लिए, ठीक है। इतिहास है ना, भूगोल है, नागरिक शास्त्र है और अर्थशास्त्र है ना। तो देखो ये जो वीडियो रहेगा 2 पार्ट में रहेगा, पार्ट ए और पार्ट बी, मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है। तो पार्ट 1 में क्या होंगे, 1 से लेके 40 प्रश्न होंगे और पार्ट 2 में क्या होंगे, 40 से लेके 100 प्रश्न होंगे, है ना। तो ऐसे करके इसको हम 2 वीडियो में कवर करने वाले, ठीक है। तो आप दोनों को जरूर देखना, ठीक है, आपका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। क्योंकि आज 6 तारीख को जिसका जिसका कला का पेपर था ना, जो भी बच्चा कला का पेपर दे के आया है उनके सभी में सभी बहुविकल्पी प्रश्न सही वे करके आए हैं, जिन्होंने वीडियो देखा था, ठीक है। तो अगर आप सामाजिक विज्ञान का वीडियो देखते हैं तो इसमें भी क्या है, गारंटी है कि आप पक्का पक्का सही करके आने वाले हैं ना। तो आइए बहुविकल्पी प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी बातें नहीं करते हैं क्योंकि समय हमारे पास है नहीं। तो जैसे मैं हर बार एमसीक्यू करवाता था, ऐसे साइड में खड़ा हो जाऊंगा, सीधा एमसीक्यू आपके सामने आएगा, है ना। मैं यहाँ से पढ़ूंगा, आप बोर्ड पे देखते रहना, और हम लोग थोड़ा स्पीड में करेंगे ना, समय हमारे पास है नहीं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके जी, ओके, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। तो मैं साइड में खड़ा हो जा रहा हूँ, ठीक है। और अब तक आपके सामने प्रश्न आ चुका भी होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से पढ़ता हूँ, आप ऑप्शन में मिलाएंगे कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ठीक है। हम और आप मिलकर साथ में फटाफट से इसको करने का प्रयास करेंगे ना, समय हमारे पास है नहीं, ठीक है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चा। तो मैं सबसे पहला प्रश्न पढ़ता हूँ कि राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ। तो जो राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ था बच्चा, वो फ्रांस से हुआ था। कहाँ से हुआ था, फ्रांस। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्रांस। ड्यूक मैटरनिख ने सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना। तो जो ड्यूक मैटरनिख है ना, उन्होंने सामाजिक व्यवस्था का जो सबसे खतरनाक दुश्मन माना था, वो माना था जेसीपी मैथ्सिनी को। क्योंकि जो जेसीपी मैथ्सिनी थे ना, उनका मानना ये था कि ये जो शासन हो वो जनता के द्वारा हो, मतलब वो चाह रहे थे कि डेमोक्रेसी हो, यानी कि लोकतंत्र हो, है ना, लोगों के द्वारा शासन चले। लेकिन ड्यूक मेटरनिख क्या सोच रहा था, ये सोच रहा था कि जैसे पुरानी व्यवस्था चलती आ रही है ना, वैसे ही चले। तो इसने क्या करा, ड्यूक मेटरनिख ने सामाजिक व्यवस्था का जो सबसे खतरनाक दुश्मन माना था, वो माना था जोसेफी मैथ्सिनी को, है ना। मैं सभी ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ, किसी किसी में पढ़ूंगा जो इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। सूती कपड़ा मिल किस सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी, है ना। कहने का मतलब कि जो सूती कपड़ा का जो मिल है उसको किसने निर्माण किया, किसने सबसे पहले बनवाया, है ना। इसका जो सही ऑप्शन है ना, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। जॉन राइट, बी है रिचर्ड ऑकराइट, और सी है एंडू कार्नेगी। इसमें अ ब स द करके दिया गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ए बी सी डी हम मान के चलेंगे। और द है जेम्स वाट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रिचर्ड ऑकराइट ने, ठीक है ना। यानी कि इसने सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा तैयार करी, रिचर्ड ऑकराइट, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। बात करते हैं आगे। 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई। इसका कारण था अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्या, कीमतों का गिरना, कीमतों का बढ़ना, कीमतों का स्थिर रहना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो 1928 से 1934 के बीच, है ना, यानी कि जो आर्थिक महामंदी थी वो 1929 से स्टार्ट हुई थी, है ना। कहाँ पे स्टार्ट हुई थी, अमेरिका में। तो वहां पे क्या था कि पैदावार इतनी ज्यादा हो गई थी, है ना,
ठीक है, पैदावार इतनी ज़्यादा हो गई थी कि कहने का मतलब ये है कि उनका सही मूल्य कोई दे ही नहीं पा रहा था, है ना, मतलब वो कौड़ी का दो बिक रहा था, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि कीमतें बहुत गिर गई थी, है ना। अब जब कीमत बहुत गिर जाएंगी, है ना, ठीक है, तो क्या होगा, जब कीमत बहुत गिर जाएगी, है ना, तो सीधी सी बात है कि मंदी तो आएगी, है ना भाई। अब कीमत गिर जाएगा, जो चीज़ 20 रुपये में बिकनी चाहिए थी वो 2 रुपये में बिक रही है ना। तो इससे क्या होगा, आर्थिक मंदी आएगी, लोगों के पास पैसे नहीं होंगे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कीमतों का गिरना। बात करते हैं पांचवा प्रश्न। 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने कौन सी पहली पुस्तक छापी, है ना। तो देखो 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग, चूंकि ये एक ईसाई धर्म का था, कहाँ का था बच्चा, ये ईसाई धर्म का था, यानी क्रिश्चियन था, इसलिए इसने सबसे पहली पुस्तक कौन सी छापी थी, बाइबल, है ना, बाइबल इसको कहते हैं। ठीक है बच्चा, ये क्या है, ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है। तो एक ही भाषा बोलने वाले लोग, सभी भाषाओं को बोलने वाले लोग, केवल जर्मन भाषा बोलने वाले लोग, उपरोक्त सभी, है ना। तो बेल्जियम में जो सामुदायिक सरकार का जो चुनाव है वो कौन करता है, एक ही भाषा बोलने वाले लोग। एक्चुअल में क्या है ना कि जो बेल्जियम है वहाँ पे 3 भाषाएं हैं, एक फ्रांस है, एक जर्मन है और एक डच है, ठीक है ना, 3 भाषाएं हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे फ्रांस का कोई व्यक्ति, है ना, अगर चुनाव में खड़ा होता है तो उसको सिर्फ फ्रांस के लोग ही वोट करेंगे, है ना। अगर जर्मन का कोई खड़ा होता है तो जर्मन के लोग ही वोट करेंगे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एक ही भाषा बोलने वाले लोग। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है ना। निम्नलिखित में कौन सा लक्षण संघीय सरकार, संघीय सरकार का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, यानी कि जो मुख्य सरकार है ना, जो सेंटर में है ना। तो कठोर एवं लिखित संविधान, शक्तियों का केंद्रीयकरण, संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, सर्वोच्च न्यायालय। देखो हर सरकार के, यानी कि संघीय सरकार के अंतर्गत एक कठोर और लिखित संविधान होता ही होता है। शक्तियों का केंद्रीकरण, देखो शक्तियों का केंद्रीकरण का मतलब होता है कि सारी शक्तियों, देखो एक विकेंद्रीकरण होता है, विकेंद्रीकरण का मतलब होता है बंटवारा, और केंद्रीकरण का मतलब होता है सारा कुछ अपना ही हो जाए, है ना, सारी शक्तियां अपने ही पास रह जाए। तो ऐसा नहीं है, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही है ना। तो ये लक्षण क्या है, संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। क्यों, क्योंकि संघीय सरकार में क्या होता है, जो शक्तियां होती है वो बटी होती है। राज्य सरकारों में और संघ के सरकारों में क्या होती है, शक्तियां बटी होती हैं, है ना। सर्वोच्च न्यायालय तो संघीय सरकार का क्या होता है, लक्षण होता ही है। तो कौन सा नहीं है, तो शक्तियों का केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण नहीं है बच्चा, ध्यान देना, ठीक है। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करते हैं आठवां। निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने के कारण नहीं है ना। निम्नलिखित में लैंगिक असमानता, लैंगिक असमानता का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मान लेते हैं कि लड़का और लड़की, है ना भाई, लड़कों की संख्या ज्यादा हो गई, लड़कियों की संख्या कम हो गई, लड़कियों की संख्या ज्यादा हो गई, लड़कों की संख्या कम हो गई। तो ये क्या है, ये लैंगिक असमानता है ना, इक्वल होनी चाहिए ना, तभी तो शादी हो पाएंगी। अब लड़कियां ज्यादा हो गई, लड़के कम हो गए, है ना, तो लड़कियां कुंवारी रह जाएंगी, लड़के ज्यादा हो गए, लड़कियां कम रह गई, तो कुछ लड़के कुंवारे रह जाएंगे। तो इसको क्या कहते हैं, लैंगिक असमानता। तो इसका कारण कौन सा नहीं है, हमें नहीं वाला बताना है। श्रम का लैंगिक विभाजन, जैविक बनावट, समाज का पितृ प्रधान होना। पितृ प्रधान का मतलब क्या है कि, है ना, वो समाज, है ना, जो क्या है, पितृ प्रधान का मतलब है जो पुरुषवादी सोच वाले इंसान होते हैं। महिलाओं में साक्षरता दर की कमी। तो कह रहा है कि असमानता को बढ़ावा देने का कारण नहीं है, वो है जैविक बनावट। है, जैविक बनावट से क्या ही फर्क पड़ेगा, है ना। तो श्रम का लैंगिक विभाजन, यह समानता का क्या है, यह असमानता को बढ़ावा देता है ना। कैसे भाई, लड़का पैदा होगा तो काम मजदूरी करेगा, लड़की पैदा होगी तो वो क्या काम करेगी, है ना। तो इसलिए लोग लड़के के बारे में सोचते हैं कि लड़का पैदा हो। तो ये सब क्या है, ये अलैंगिक असमानता है। तो इसका सही ऑप्शन बी है, जैविक बनावट, है ना, इसका लैंगिक असमानता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 9वां पढ़ते हैं। सांप्रदायिकता की समस्या प्रारंभ होती है। सांप्रदायिकता का मतलब क्या होता है, जब आप कहो कि मेरा ही धर्म सबसे अच्छा है, यानी कि बाकी धर्म आपस में लड़ने लगे, है ना, सबको लगे कि यही एक धर्म सबसे अच्छा है और बाकी धर्म बेकार है, उसको कहते हैं सांप्रदायिकता। तो सांप्रदायिकता की समस्या प्रारंभ होती है जब धर्म को ही राष्ट्र का आधार मान लिया जाए, धर्म को राष्ट्र से अलग कर दिया जाए, सभी धर्मों को समान रूप से माना जाए, कुछ ही धर्मों को प्रधानता दी जाए। यही सही है ना, कुछ ही धर्मों को प्रधानता दी जाए। अगर आप किसी खास धर्म को ही कहेंगे कि यही धर्म सबसे अच्छा है, तो वहां पे सांप्रदायिकता होगी, ठीक है। इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। बात करते हैं आगे। देखो निम्नलिखित में कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है। संघ सूची, देखो एक बात समझो, 3 सूची होता है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची।
ठीक है ना। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, मतलब जैसे कि जो मोदी जी अपने बैठे हैं, है ना। और राज्य सूची का मतलब यानी कि राज्य के जो कंट्रोल में हो गया, यानी कि जैसे योगी जी है ना, आदित्यनाथ योगी जी, ठीक है। और समवर्ती का जो दोनों के साथ चलेगा, ठीक है, मतलब कि सेंट्रल यानी कि मतलब कहने मतलब क्या है कि केंद्र के लेवल पर भी और राज्य के लेवल पे भी। तो कौन सा नहीं है, तो अब देखो प्रतिरक्षा, यह संघ सूची का विषय है, यानी कहने में प्रतिरक्षा का मतलब क्या है, जो भी हमारे सोल्जर्स वगैरह है ना, सेना सैनिक वैनिक, ये किसके कंट्रोल में रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार के, है ना, यानी मोदी जी के हाथ में, है ना। मुद्रा, पैसा वैसा, नोट बंद करना है, नोट चालू करना है, किसके हाथ में रहेगा, है ना, मोदी जी के हाथ में रहेगा। शिक्षा, देखो जो शिक्षा है ना वह समवर्ती है, क्योंकि शिक्षा सेंट्रल गवर्नमेंट के भी हाथ में हो सकता है और राज्य सरकार के भी हाथ में हो सकता है। लेकिन जो विदेशी मामले हैं, वे क्या हैं, वे सिर्फ संघ सूची का विषय है। तो हमें बताना है कि कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है, तो कौन सा है, शिक्षा, क्योंकि शिक्षा क्या होता है, वो राज्य सूची में भी आता है, तो राज्य सूची में भी आता है और संघ सूची में भी आता है, इसलिए उसको हम लोग कहते हैं समवर्ती सूची। तो शिक्षा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। बाकी जो तीनों हैं वो संघ सूची का विषय है, वहाँ पे सिर्फ मोदी जी ही फैसला ले सकते हैं और कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। 11वां है ना, निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण क्या है। भूमि संकुचन का मतलब क्या होता है कि भूमि की वहां पे पैदावार कम हो, है ना, मतलब कि भूमि बंजर हो जाए, है ना। तो वहां पे देखो ये सभी कारण है, पर जो सबसे मुख्य कारण है वह है बच्चा अधिक सिंचाई। तो पंजाब में अधिक सिंचाई करने से क्या होता है, भूमि अनुपजाऊ हो जाती है, ठीक है ना, उसकी उपजाने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। तो इसका सही ऑप्शन अधिक सिंचाई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। हमें सही विकल्प का चयन करना है ना। देखो ऊपर हमें दिया गया है, ये एक तरह से मिलान वाला है, तो कौन सा इसमें रहेगा, है ना, मतलब कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है, हीराकुंड बांध किस नदी पे है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पे है, टिहरी बांध किस नदी पर है। तो देखते हैं। देखो जो भाखड़ा नागल बांध है ना वह सतलुज नदी पर है। किस पे बच्चा, सतलुज नदी पे, यानी क का 3 से कनेक्शन होगा। तो यहाँ पे क का कनेक्शन 3 में 2 है, एक ठो अ वाला एक ठो स वाला। और जो हीराकुंड बांध है ना वह महानदी पे है। कहाँ पे बच्चा, महानदी पे, है ना। तो जो हीराकुंड बांध है वह है महानदी पे, तो यानी कि ख का 4, तो क का 3 ख का 4, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे ही कर लेंगे। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता दूं। देखो जो भाखड़ा नागल बांध है वह सतलुज नदी पे है, और ये कहाँ पे है बच्चा, ये है आपका कहाँ पे है, उत्तराखंड में, है ना। जो हीराकुंड बांध है ना वह कहाँ पे है, महानदी पर ना, हीराकुंड बांध है ना ये महानदी पर है, ठीक है। और यह कहाँ पे है, उड़ीसा में। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर, जो टिहरी बांध है ना, टिहरी बांध, ठीक है, वह कहाँ पे है, जो टिहरी बांध है वह भागीरथी नदी पर है ना। तो आराम से हो जाएगा क का 3 ख का 4 और ग का 1 और घ का 2, है ना। तो यानी स वाला बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बात करते हैं आगे। निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्रक का क्रियाकलाप नहीं है ना। देखो मैंने आपको बताया 3 क्षेत्रक होते हैं, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक में क्या होता है, जो चीज है ना उगाई जाती है, ठीक है ना, मतलब प्राथमिक दृष्टि से समझा रहा हूँ, ध्यान समझना। ये क्वेश्चन वैसे गलत है। मछली पकड़ना ये आता है प्राथमिक क्षेत्रक में, कृषि प्राथमिक क्षेत्रक में आता है। गुड़ बनाना, देखो पहले कृषि होती है, मतलब पहले गन्ना उगाया जाता है तब गुड़ बनता है, तो ये द्वितीय क्षेत्रक में आ जाता है। डेयरी है ना, डेयरी भी एक तरह से प्राथमिक क्षेत्रक में ही आता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्रक का क्रियाकलाप नहीं है, तो कौन सा नहीं है, गुड़ बनाना, यानी केवल ग वाला। लेकिन इसमें क्या है, ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं लिखा है ना, इसमें क्या लिखा है, केवल क, फिर ब है क एवं ग, ख है क ख ग, यानी क ख और घ, और द है ख और घ। तो अगर ये कहता कि निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्रक का क्रियाकलाप है, तो ऑप्शन स हो जाता है, यानी क भी है, ख भी है और घ भी है। लेकिन अब इसमें क्या है, ये कह रहा है कि नहीं है, तो नहीं में कौन आएगा, सिर्फ गुड़ बनाना, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, है ना। तो यहाँ पे नहीं नहीं होना चाहिए था, तो अगर नहीं नहीं होता तो ऑप्शन होता स, यानी क ख और घ। लेकिन अगर नहीं कहने का मतलब ये है नहीं है
और अगर ऑप्शन में यहाँ पे जो केवल क है, अगर सिर्फ ग होता तो ग वाला सही होता, यानी गुड़ बनाना। तो गुड़ बनाना क्या है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? रोजगार के आधार पे, आर्थिक क्रिया के आधार पे, उद्यम का स्वामित्व के आधार पे, श्रमिकों की संख्या। देखो, एक होता है सार्वजनिक। सार्वजनिक मतलब क्या होता है, यानी कि गवर्नमेंट, और निजी क्षेत्र मतलब क्या होता है, प्राइवेट। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट इन क्षेत्रों को किसके बेसिस पे बांटा जाता है बच्चा? स्वामित्व के आधार पे, है ना भाई। जहां पे सार्वजनिक जो चीज होगा उस पर सरकार का अधिकार होगा, निजी क्षेत्र जो होगा, प्राइवेट जो जॉब होगा उस पर कोई बिजनेसमैन का वो होगा, ठीक है, ऑनरशिप। कहने का मतलब कि वही बॉस होगा, वही सब कुछ चलाएगा। तो इनमें जो वर्गीकरण होता है ना, रोजगार के आधार पे तो होता ही नहीं है, आर्थिक क्रिया के आधार पे तो होता ही नहीं है। तो उद्यम का स्वामित्व है ना, तो सार्वजनिक में सरकार का अधिकार होता है, और अगर कोई क्या है, निजी क्षेत्र है, कहने का मतलब क्या है कि प्राइवेट है, तो उसमें क्या होता है, एक बिजनेसमैन का हाथ होता है। तो इसका मतलब कि इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करते हैं आगे, भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? भूक्षरण, भूक्षरण का मतलब होता है भूमि का कटाव, यानी कि मृदा अपरदन। तो भूमि का अनुपजाऊ हो जाना, भूमि का दलदली होना, भूमि का उपजाऊ होना, भूमि का योजनाबद्ध उपयोग। ब, स और द, यानी कि बी सी डी तो बिल्कुल गलत है, ए वाला सही है, भूमि का अनुपजाऊ होना। कहने का मतलब है कि भूक्षरण जब होगा तो भूमि अनुपजाऊ हो जाएगी, सीधी सी बात है। आगे बढ़ते हैं, मगरमच्छ, गैंडा, काला हिरन किस जाति में नहीं आते हैं? है ना, मगरमच्छ, गैंडा, काला हिरन किस जाति में नहीं आते हैं? तो सामान्य जाति, संकटग्रस्त जाति, अ एवं ब उपरोक्त सभी। देखो एक बात समझो, है ना, मगरमच्छ, गैंडा और काला हिरन ये तो सामान्य जाति में नहीं आते। सामान्य जाति से मतलब कि नॉर्मल, जैसे खरगोश हो गया, हिरन हो गया, ये सब खूंखार होते हैं ना। तो संकटग्रस्त जाति के अंतर्गत आते हैं। तो किस जाति में नहीं आते हैं? सामान्य जाति में नहीं आते हैं, है ना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। इसमें क्या लिखा गया है, निम्नलिखित में कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है? व्यापार अवरोधकों का मतलब होता है जो व्यापार को ब्रेक करते हैं, यानी कि रोकते हैं ना। कौन सा लक्षण नहीं है? इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं। सरकार विदेश व्यापार को नियमित करने के लिए व्यापार अवरोधकों का प्रयोग कर सकती है। देखो, सरकार जो है ना, वो विदेशी व्यापार को, है ना, नियमित करने के लिए व्यापार अवरोधकों का प्रयोग कर सकती है। कहने का मतलब ये है कि अगर विदेशी व्यापार अपने देश में बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, है ना, तो अपने देश का व्यापार कम होगा। इसका मतलब सरकार कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार यह निर्णय ले सकती है कि किस देश में कि देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित तो होनी चाहिए, ये भी सरकार कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। विश्व व्यापार संगठन अवरोधकों को बढ़ावा देता है, बिल्कुल गलत बात है ना। अब बताओ, विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड, है ना, ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम इसकी बात करें, कहने का मतलब ये है कि अगर विश्व व्यापार जो संगठन है वो खुद ही व्यापार को बढ़ावा, है ना, कहने का मतलब कि व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देगा, कहने का मतलब कि व्यापार को रोकेगा, तो विश्व में वह व्यापार कैसे होगा, है ना। तो यानी कि यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, यही लक्षण नहीं है ना। यानी कि विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देता है, बिल्कुल गलत बात भाई। वो विश्व व्यापार यानी कि विश्व के स्तर पे अगर व्यापार करना है तो वह खुद क्यों रोकेगा, है ना। वो तो चाहेगा कि मेरा व्यापार और फैले, तो अवरोधक क्यों बनेगा। इसका मतलब कि ऑप्शन सी सही है। और डी वाला पढ़ लेते हैं, अधिकतर देश व्यापार अवरोधकों का प्रयोग कर अपने घरेलू उद्योग की सुरक्षा के लिए करते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर भाई आप सोचो कि अगर बाहरी व्यापारी आपके देश में आ जाएं तो आप अपने देश की सुरक्षा करने के लिए, है ना, बाहरी व्यापारियों को बंद करेंगे ना, तभी तो आपके देश का जो भी सामान है वो बिकेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर पढ़ते हैं। भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है? भूमिहीन, जिनके पास भूमि नहीं है, ग्रामीण मजदूर जो कि गांव में रहते हैं मजदूर, उनके लिए सबसे उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है? मतलब कि उनको विकास के लिए सबसे उपयुक्त लक्ष्य कौन सा है? उपज का ज़्यादा समर्थन मूल्य देना। ओए सुनो, उसके पास भूमि ही नहीं है तो तुम उपज का ज़्यादा समर्थन मूल्य क्यों दोगे? उनके बच्चों को विदेश में बसाया जाए, वाह, है ना, मतलब यहाँ पे तो बसा ही नहीं पा रहे हैं, उसको विदेश में बसाएंगे, अजीब हाल है जी। अधिक मजदूरी देना, तो आप एक काम कर सकते हैं कि उनकी मजदूरी बढ़ा दो, तो यही वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 पढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं? परंपरागत मतलब जो पहले से चलता आ रहा हो, है ना, नहीं है। कौन सा नहीं है? कोयला तो है ना। भूतापीय ऊर्जा, अ एवं ब दोनों नहीं हो सकता, यानी भूतापीय ऊर्जा यानी कि पृथ्वी से जो ताप निकलता है
वह क्या है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है, है ना। कहने का मतलब उसका हम लोग यूज थोड़ी कर रहे हैं ना एक लंबे समय से। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूतापीय ऊर्जा। 20वां पढ़ते हैं, वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा। वैश्वीकरण का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, सभी कंट्री के लोग मिल के एक साथ व्यापार करें, है ना, और सभी देश मुनाफा कमाएं, इसको कहते हैं ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण। ये क्या होता है, इससे क्या होगा, सवाल यह है कि वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई, बिल्कुल होगी, है ना। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के विदेश व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण हुआ, बिल्कुल सही बात है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई, बिल्कुल सही बात है। उपरोक्त सभी, इसका डी वाला यानी उपरोक्त सभी, कहने का मतलब ये है, आप सोचो जब सभी देश, है ना, मिल के एक साथ व्यापार करेंगे तो सभी देश के लोगों की वृद्धि होगी, रोजगार ज्यादा बढ़ेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं आगे, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी बच्चा। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी, है ना। चलिए, और एक सवाल में मैं अगर आपसे पूछूं कि नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का था, तो फ्रांस का था। आगे बढ़ते हैं, जोसेफी मैत्सनी का संबंध है, तो जो जोसेफी मैत्सनी है ना, उनका जो संबंध है बच्चा इटली के एकीकरण से है। तो जोसेफी मैत्सनी का संबंध किससे है, इटली के एकीकरण से। और जर्मनी के एकीकरण का संबंध किससे है, ओटो वान बिस्मार्क, है ना, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए, तो इटली का एकीकरण कौन है, जोसेफी मैत्सनी। आगे बढ़ते हैं, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, महात्मा गांधी। निम्नलिखित में किसने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, किसका कथन है, मेटरनिख का, है ना। ठीक है, कुछ बवाल टाइप का कथन है। आगे बढ़ते हैं, भारत में संघीय राज्यों की संख्या कितनी है, तो 28। 29 पे गलती से भी हमें मत कर देना, ठीक है, 28 है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल भाषाएं कितनी है, 22 हैं। लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत कौन होता है, जनता होती है ना। निम्नलिखित में किस देश का विभाजन धर्म तथा जाति के आधार पर हुआ था, यूगोस्लाविया, ठीक है ना। तो ये नाम आप याद रखेंगे, ऐसा कौन सा देश है जहां पे धर्म और जाति के आधार पर विभाजन हुआ था, वो है यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया, बेल्जियम पे मत टिक कर देना। आगे बढ़ते हैं, अच्छा जी, प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है ना। तो बच्चा क्या करेगा, व्यक्तिगत आय पे टिक कर देगा, गलत जवाब है। इसका सही जवाब है औसत आय। कौन सा है बच्चा, औसत आय। प्रति व्यक्ति आय को औसत आय कहते हैं ना, एवरेज इनकम। आगे बढ़ते हैं, द्वितीय क्षेत्रक को अन्य किस नाम से जाना जाता है, प्राथमिक क्षेत्रक है। प्राथमिक क्षेत्रक को द्वितीय क्षेत्रक कहेंगे, बिल्कुल गलत बात है। खनन क्षेत्रक नहीं, औद्योगिक क्षेत्रक है ना, इसका एक और नाम है विनिर्माण उद्योग, ठीक है ना। तो जो द्वितीय क्षेत्रक है, द्वितीयक, ठीक है ना, तो जो द्वितीय क्षेत्रक है उसको हम लोग क्या कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र। क्या कहते हैं बच्चा, औद्योगिक क्षेत्रक, और साथ साथ में इसको हम लोग विनिर्माण उद्योग भी कहते हैं ना, विनिर्माण उद्योग, है ना। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। बात करते हैं आगे, तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। सेवाओं को किस क्रियाकलाप क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है, तो सेवाओं को तृतीय क्षेत्र में रखा जाता है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार किसके माध्यम से होता है, समुद्री मार्ग से होता है ना। तो जो भारत का जो अधिकांश विदेशी व्यापार होता है समुद्री मार्ग से। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो बच्चा ये मनाया जाता है आपका 24 दिसंबर को, है ना। तो 24 दिसंबर को आपका राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 16 नंबर पे बात करते हैं, इनमें से किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, झारखंड, महाराष्ट्र। तो इसका सही ऑप्शन है महाराष्ट्र में, ठीक है। तो महाराष्ट्र में बच्चा काली मिट्टी पाई जाती है। राजस्थान तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, झारखंड में पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। नहीं, झारखंड तो ये भी सही नहीं है। जम्मू कश्मीर में पता नहीं मिट्टी पाई जाती है, वहाँ तो बर्फ पड़ती है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र। एजेंडा 21 का संबंध किससे है, तो एजेंडा जो 21 का संबंध बच्चा ना, वह है सतत पोषणीय विकास से, यानी कि संधारणीय विकास से। ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया, 2014 में। निम्नलिखित में कौन सी फसल मुख्य रूप से जायद फसल का उदाहरण है ना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तरबूज, है ना। तो यहाँ पे मैं आपको छोटी सी बात बताऊंगा। देखो 3 तरह की फसलें होती हैं, 3 तरह की फसलें, फटाफट समझना, ठीक है। एक होता है रबी की फसल, है ना, एक होता है रबी की फसल, एक होता है खरीफ की फसल, है ना, खरीफ की फसल,
ठीक है ना। ये किसी का नाम नहीं है ना कि रबी है एक लड़का है, खरीफ है एक लड़का, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। रबी की फसल, खरीफ की फसल, और एक होता है जायद की फसल, है ना। तो जायद की फसल, ठीक है, ध्यान से समझना, जायद की फसल, ठीक है। इसको मैं फटाफट से आपको बताऊं, है ना। देखो, तो जो रबी की जो फसल है ना, ध्यान से समझना, इसकी जो बुआई होती है, ठीक है ना, इसकी जो बुआई होती है वो होती है अक्टूबर से नवंबर में। कब होती है बच्चा? अक्टूबर से नवंबर में। और कटाई कब होती है? तो इसकी जो कटाई होती है वो होती है बच्चा मार्च से अप्रैल में, है ना। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो बुआई कब होती है? अक्टूबर से नवंबर में, और कटाई कब होती है? मार्च से अप्रैल में, है ना। तो इसको याद करने की एक मैंने ट्रिक बनाई है, ट्रिक आप ध्यान रखेंगे, है ना, ठीक है। ट्रिक क्या है ना, ऐसे रबी, है ना, एक नाम है रबी। रबी से कोई क्या कह रहा है? रबी, है ना, चना मसाला, चना मसाला जोर गर्म, है ना, चना मसाला जोर गर्म, ठीक है। तो ये ट्रिक आप याद रखेंगे ना, चना मसाला जोर गर्म। तो इसमें कौन कौन आ जाएगा? चना आ जाएगा आपका, ठीक है। च से क्या हो जाएगा? चना, ठीक है। एम से क्या हो जाएगा? मटर, है ना। और स से क्या हो जाएगा? स से हो जाएगा सरसों। देखो, ऐसे भी दिमाग लगाओ ना कि ऐसी कौन सी फसल है जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स हो गया। ल से हम लोग आलू कहेंगे, क्या कहेंगे बच्चा? आलू, ठंडी के मौसम में हो जाता है। देखो, अक्टूबर नवंबर मतलब ठंडी का मौसम है ना। ज से क्या हो जाएगा? ज्वार, है ना, सॉरी ज्वार नहीं कहेंगे बच्चा, ज्वार नहीं, जौ, है ना। आगे ग से हो जाएगा आपका गेहूं। आपको पता है गेहूं कब बोया जाता है? अक्टूबर नवंबर में, और मार्च अप्रैल में हम लोग काटते हैं इसको, है ना। आगे बढ़ते हैं, और फिर म से क्या हो जाएगा? मसूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मसूर, है ना। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे ना, रबी, चना मसाला जोर गर्म, है ना, ठीक है। और ये मैंने र नहीं लिखा, र से राई होगा। क्या होगा बच्चा? राई होगा। तो बस इतना ध्यान रखना कि इसकी जो बुआई होती है वो ठंडी के महीने से स्टार्ट होती है, यानी कि अक्टूबर नवंबर में, और कटाई कब होती है? गर्मी में, यानी कि मार्च अप्रैल में, है ना। थोड़ा दिमाग लगाना कि कौन सी फसल किस महीने में बोई जाती है। खरीफ की फसल क्या है? अगर हम खरीफ की फसल की बात करें, है ना, तो इसकी बुआई होती है बच्चा जून और जुलाई में, है ना। समझ रहे हो? जून और जुलाई में, ठीक है, यानी कि जब हल्का फुल्का बरसात होता है, ठीक है। बरसात जब हो जाता है तब इसकी क्या होती है? बुआई होती है। और कटाई कब होती है इसकी? इसकी जो कटाई होती है वो होती है अक्टूबर और नवंबर में, ठीक है। अक्टूबर से नवंबर में कटाई होती है। तो ध्यान से समझो, अगर आपको सही से याद हो, है ना, तो इसको, अगर इसको याद करने की मैं ट्रिक आपको बता दूं, ठीक है, तो बड़ा इसका बड़ा अच्छा ट्रिक है। वो क्या है? कंजूस मामा, कंजूस मामू, ठीक है, कंजूस मामू ढेंचू गधा, है ना, ठीक है। कंजूस मामू ढेंचू गधा, है ना। अब 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 नहीं, आज बात करेगा, आज बात करेगा, ठीक है। कंजूस मामा ढेंचू गधा आज बात करेगा, ठीक है। तो देखो, ये ट्रिक आप भले याद रहे चाहे ना रहे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी फसल जून और जुलाई, मतलब कि बरसात के बाद कौन सी फसल बोई जाती है ना, इतना तो दिमाग हमको लगाना है। तो धान, है ना, ठीक है। देखो, तो कंजूस मामा, क से क्या हो जाएगा? तो क से आपका हो जाएगा कपास। क्या हो जाएगा बच्चा? कपास हो जाएगा। जू से हो जाएगा जूट। स से क्या हो जाएगा? स से आपका हो जाएगा सोयाबीन। क्या हो जाएगा? सोयाबीन। माँ से क्या हो जाएगा? मक्का, है ना, है ना। जोन्हरी कब बोई जाती है? यानी मक्का भाई बरसात के बाद ही बोया जाता है मक्का, ठीक है। और मुंह से हो जाएगा मूंगफली। क्या हो जाएगा? मूंगफली। ढेंचू एक ढैंचा होता है ना, उसी को ढेंचू कहते हैं, ठीक है बच्चा। ग से क्या हो जाएगा? ग से आपका हो जाएगा, ग से क्या हो जाएगा भाई? है ना, ढेंचू गधा। कहाँ गया गधा? ग से हो जाएगा गन्ना। क्या हो जाएगा बच्चा? गन्ना। तो जो गन्ना है वो भी खरीफ फसल में आता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ना। और ध से हो जाएगा धान, ठीक है। आ से क्या हो जाएगा? अरहर, अरहर, अरहर मतलब कि दाल। ज से क्या हो जाएगा? ज्वार, ठीक है। ज से हो जाएगा आपका ज्वार। और ब से क्या हो जाएगा? ब से क्या हो जाएगा? बाजरा, है ना, ज्वार बाजरा, ठीक है। और त से हो जाएगा तिलहन। ये जो करेगा है ये सिर्फ वैसे ही आया है, तिलहन, है ना। तो ध्यान देना, कंजूस मामू ढेंचू गधा आज बात करेगा, है ना। कपास, जूट, सोयाबीन, मक्का, मूंगफली, ठीक है। और फिर ढेंचा एक होता है, गन्ना होता है, धान, अरहर,
ज्वार बाजरा तिलहन, है ना, ठीक है। तो जो ज्वार और बाजरा होता है इनको हम लोग मोटे अनाज भी कहते हैं ना, तो ज्वार बाजरा को मोटे अनाज कहते हैं। जायद की फसल कब बोई जाती है ना, तो ये बड़ा अच्छा है। जायद की फसल कब बोई जाती है बच्चा, यह बोई जाती है मार्च से अप्रैल में, यानी कि जो ये महीना अभी जो चल रहा है ना वही, है ना। इसमें क्या, जैसे खीरा हो गया, है ना, ककड़ी हो गया, तरबूज हो गया, है ना, और खरबूज हो गया, है ना, ठीक है, यही सब बोया जाता है। खीरा खीरा ककड़ी, है ना, भिंडी हो गया, ठीक है ना, यही सब बोते हैं, ठीक है, कद्दू हो गया, है ना। तो ये सभी की सभी जो होती हैं वो जायद की फसल होती हैं, है ना, मार्च अप्रैल में इनको बोया जाता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे ना, ये सब क्या है, मतलब कहने का मतलब कि ये बहुत छोटी मोटी फसलें हैं, 1-2 महीने के अंदर होने वाली फसल है, जैसे कोई खास बड़ी फसल नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। मेन इंपॉर्टेंट क्या ध्यान होना चाहिए कि रबी की फसल में गेहूं आता है, खरीफ की फसल में कौन आता है, खरीफ की फसल में धान आता है, ठीक है। और गन्ना किस में आता है, खरीफ की फसल में आता है, क्योंकि गन्ने को हम लोग मार्च अक्टूबर नवंबर में नहीं बोते हैं ना, तो ऐसे करके आप थोड़ी बहुत चीज़ें जानकारी रखेंगे तो आपका बड़ा फायदा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस पे प्रश्न एग्जाम में जरूर आता है ना। इसको सारा मिटाते हैं और आपको आगे बात करते हैं। तो हाँ, सवाल पे आते हैं दोबारा से। सवाल क्या था, सवाल यही था, है ना, कि निम्नलिखित में कौन सी फसल मुख्य रूप से जायद का फसल का उदाहरण है। तो धान गेहूं चना तो हो नहीं सकता, तो कौन सा होगा, तरबूज, यानी उधर वाला जायद में, है ना, तरबूज खीरा ककड़ी खरबूज उधर, ठीक है। आग्नेय चट्टानों में पाया जाने वाला खनिज है, तो जो आग्नेय चट्टान है ना उसमें कौन सा खनिज पाया जाता है बच्चा, तो उसमें आपका पाया जाता है जस्ता। क्या पाया जाता है, जस्ता। जस्ता इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। बात करते हैं आगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, सबको पता है 1885 में। आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब हुआ था, 1929 में, है ना। किसका कथन है कि जब फ्रांस, वही दोबारा से मेटरनिक वाला, जर्मनी के एकीकरण में किसकी मुख्य भूमिका है, ओटो वॉन बिस्मार्क का, सबको पता है। भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है, महात्मा गांधी को। बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में किसके मध्य सत्ता में साझेदारी होती है। देखो अच्छा सवाल है। बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता में साझेदारी होती है, तो इसका सी वाला ऑप्शन होगा, केंद्रीय और राज्य सरकारों के मध्य, है ना, केंद्रीय और राज्य सरकारों के मध्य, मतलब केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य। निम्नलिखित में कौन सा संघ सूची का विषय है, संघ सूची मैंने कहा दोबारा से, मोदी जी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, यानी केंद्र। तो देखो कृषि तो नहीं हो सकता, क्योंकि कृषि क्या है, कृषि क्या है, यह एक, जो कृषि है वो है राज्य सूची का विषय। शिक्षा क्या है, समवर्ती सूची है ना। और व्यापार, है ना, तो देखो जो व्यापार है ना, व्यापार, ठीक है, व्यापार क्या है, यह समवर्ती सूची में आता है। कहने का मतलब कि राज्य सरकार के भी हाथ में है और केंद्र सरकार के भी हाथ में है। लेकिन जो रक्षा है ना, सैनिक बल है ना, जो सेना है, वायु सेना, जल सेना, थल सेना, ये सभी सेनाएं किसके अंडर में आती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि संघ सूची का विषय कौन सा हो जाएगा, डी वाला, रक्षा। भारतीय संघ में कितने राज्य, 28 राज्य हैं। यदि हम लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है, यदि हम लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं तो उसका अर्थ यह होता है समाज में स्त्री एवं पुरुष की असमान भूमिका, मतलब समाज में स्त्री और पुरुष जो हैं उनकी भूमिकाएं अलग अलग है ना। हम हमेशा पुरुषों की बात सुनते हैं, स्त्रियों की बात बिल्कुल नहीं सुनते हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए वाला ऑप्शन। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, हिंदी। निम्नलिखित में कौन सा परंपरागत संसाधन है, परंपरागत मतलब जो एक परंपरा से चलता आ रहा है, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस या ज्वारीय ऊर्जा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्राकृतिक गैस, जिनका हम यूज करते हैं ना एक परंपरा से, ठीक है। तो प्राकृतिक गैस और पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा यह गैर परंपरागत। लेटेराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है, राजस्थान बिल्कुल गलत, हिमाचल प्रदेश में ठीक है पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है, उत्तर प्रदेश बिल्कुल गलत। उत्तर प्रदेश में 2 तरह की मिट्टी पाई जाती है, एक दोमट मिट्टी और एक जलोढ़ मिट्टी, ठीक है ना। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा राज्य तांबा का मुख्य उत्पादक राज्य है, तो ध्यान रखना मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है वो तांबा का मुख्य उत्पादक राज्य है। निम्नलिखित में कौन सा खनिज अधात्विक है, अभ्रक। अभ्रक क्या है, अधात्विक खनिज है। निम्नलिखित में कौन सा संसाधन अजैव है, अजैव मतलब जिसके अंदर जीवन ना हो, है ना, ठीक है, जो प्राकृतिक रूप से नहीं आया हो, जिसके अंदर जीवन ना हो, अजैव। पशुधन, पशुधन का मतलब कि जो पशु पक्षी हैं हमारे पास, ठीक है, तो जो पशु पक्षी है उसमें तो जीवन होता है। प्राकृतिक वनस्पति, पेड़ पौधे, ये सब में तो जीवन होता है। मत्स्य मतलब मछली, मछली में तो जीवन होता है। चट्टाने, चट्टानों में कोई जीवन नहीं होता ना, आप उसको मारो उसको दर्द नहीं होएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी वाला, चट्टाने। निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम साक्षरता दर पाई जाती है, मतलब कि कौन सा राज्य सबसे अधिक पढ़ा लिखा है, केरल। निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है,
कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? मछुआरा, शिक्षक, डाकिया, व्यापारी। देखो, जो शिक्षक है और जो डाकिया व्यापारी, इनको तो वेतन मिलता है, लेकिन जो मछुआरा बेचारा है वो खुद ही मछली पकड़ता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। मछुआरा हो गया, किसान हो गया, है ना, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। सूचना अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया, है ना? सूचना अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? तो बच्चा यह लागू किया गया 2005 में। उपभोक्ता को न्याय दिलाने के लिए कहाँ जाना चाहिए? उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र जाना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? असंगठित, दो क्षेत्र होते हैं, संगठित क्षेत्र और असंगठित। तो जो संगठित क्षेत्र होता है वो मतलब सरकार के कर्मचारी होते हैं ना, सरकारी नौकरी वाले। असंगठित का मतलब कि जो सरकारी नौकरी वाले ना हो, है ना, ठीक है, जिनको हम बेरोजगार कहते हैं। तो बेचारे इसमें कौन आ जाएगा? असंगठित में आ जाएंगे कृषि मजदूर, है ना, क्योंकि बैंक मैनेजर तो सरकार का आदमी होता है, राजपत्र अधिकारी ये भी सरकार का, सैनिक भी सरकार का होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया? तो किसने बनाया बच्चा? ज्यूसेppe मैत्सनी ने बनाया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया? ये जो लड़का जिसने ऑप्शन में लगाया ये गलत ऑप्शन लगाया गया है ना। तो 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट किसको घोषित किया गया था? कैसर विलियम प्रथम को। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बी काट दो, है ना। 1789 में फ्रांस में किस प्रकार का शासन था? ये भी गलत लगाया है, इसमें सही रहेगा असीमित राजतंत्र। ऑप्शन बी इज करेक्ट, असीमित राजतंत्र। ब्रिटेन में कार्न कानून समाप्त करने का क्या कारण था? जनसंख्या में वृद्धि, गलत। कृषि उत्पादों में अधिकता, गलत। कार्न आयात पर नियंत्रण, गलत। उद्योगपति एवं शहरी लोगों का विरोध। देखो, कार्न कानून बेसिकली क्या था, ठीक है ना, कि वहां में क्या हुआ ना, कि ब्रिटेन में क्या हुआ कि जो उद्योगपति एवं जो शहरी लोग थे ना, है ना, वहां पे क्या हुआ कि जो कृषि से संबंधित जो उत्पाद थे उनके दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, है ना। तो उनको लेके, है ना, उद्योगपति एवं शहरी लोगों का विरोध था सरकार के ऊपर बहुत, सरकार को एकदम मजबूर किया गया, तब जाके वो कार्न कानून को समाप्त किया गया, ठीक है। तो उद्योगपति एवं शहरी लोगों का विरोध बिल्कुल सही हो जाएगा। 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? अमेरिका में। निम्नलिखित में कौन सा विषय संघ सूची में है? प्रतिरक्षा। देखो, शिक्षा किस में आता है? समवर्ती में। कृषि किस में आता है? राज्य में। व्यापार किस में आता है? व्यापार दोनों में आता है, समवर्ती में। तो प्रतिरक्षा हो जाएगा ऑप्शन ए। श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? तो इन्होंने जिसने लगाया गलत लगाया बच्चा, सही है सिंहली। 74% लोग सिंहली है। कहाँ पे? श्रीलंका में ना, सिंहली इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित देशों में कहाँ संघात्मक शासन नहीं है? संघात्मक शासन का मतलब होता है ऐसा शासन, मतलब डेमोक्रेसी, है ना, जहाँ पे लोकतंत्र हो। तो कहाँ पे नहीं है? बेल्जियम में, है ना। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी का विचार क्या था? ये भी गलत लगाया है। महात्मा गांधी का विचार ये था कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, है ना। उनका यही कहना था कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। निम्नलिखित में कौन सा लोकतंत्र से संबंधित है? पारदर्शी शासन, वैध शासन, उत्तरदायी शासन, इनमें से सभी, है ना। पारदर्शी का मतलब ऐसा शासन हो भाई जो सबको दिखे साफ साफ कि भाई शासन कैसा चल रहा है। वैध मतलब अच्छा शासन, उत्तरदायी शासन मतलब बहुत अच्छा शासन, ठीक है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? जिसने लगाया बहुत ही गलत लगाया है, इसका सही ऑप्शन है उत्तराखंड, है ना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी रबी की फसल है ना। अब देखते हैं कि आप लोग अभी जो मैंने ट्रिक बताई थी आपको याद है कि नहीं। निम्नलिखित में कौन सी रबी की फसल? रबी की फसल मतलब क्या? मार्च अप्रैल में बोई जाएगा। तो चावल, चावल जो है वो मार्च अप्रैल में तो नहीं बोया जाता है, गलत जवाब। मोटा अनाज, ज्वार बाजरा, नहीं नहीं। चना, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चना, ठीक है। कपास खरीफ फसल में आता है ना। कंजूस मामा, है ना, ढेंचू गधा वाला, ठीक है। मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में कौन सा खनिज पाया जाता है? इसने गलत लगाया, थोरियम, है ना। तो मोनोजाइट रेत में थोरियम पाया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? सीमेंट। निम्नलिखित पड़ोसी देशों में मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? श्रीलंका। क्या लगाया है ये? नेपाल गलत लगाया, ठीक है। इसका सही जवाब रहेगा श्रीलंका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है? तो धात्विक खनिज कौन सा है बच्चा? इसने भी गलत लगाया है। इसका रहेगा सही ऑप्शन लौह अयस्क, है ना, जिसमें लोहे की बात हो वही तो धात्विक। धात्विक मतलब धातु, धातु मतलब जिसमें करंट जाए। आगे बढ़ते। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन में सम्मिलित है।
प्रारंभिक क्षेत्रक एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से। देखो प्राकृतिक प्रक्रिया के बाद कौन आता है, द्वितीयक, है ना, तो इसका द्वितीयक सही हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी। एंथ्रासाइड का संबंध किससे है, देखो एंथ्रासाइड का संबंध गलत लगाया है, कोयले से। एंथ्रासाइड क्या होता है, कोयले का सबसे अच्छा रूप होता है ना, सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइड। निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई, 1970, ये भी गलत लगाया है, तो 1970 में। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस आधार पे किया जाता है, ये तो हमने भी पढ़ा था, है ना, उद्यमों के स्वामित्व के आधार पे, ठीक है ना, मतलब मैंने अभी बताया ना, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर, है ना, तो बिजनेसमैन जो होता है, यानी कि उद्यमों के स्वामित्व के आधार पे। आगे बढ़ते हैं, दोबारा से वही सवाल, ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से, जर्मनी से संबंध है ना, और इटली वाला कौन सा, जोसेपी मेत्सिनी था, है ना। निम्नलिखित में से 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट किसे बनाया गया, विलियम प्रथम को, सबको पता है। आगे बढ़ते हैं, 1789 में किस प्रकार का राज्य था, असीमित राजतंत्र था। निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था, जर्मनी। श्रीलंका में निम्नलिखित में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है, सिंहली, 74% सिंहली है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का संघीय राज्य नहीं है, दिल्ली, है ना, दिल्ली जो है वो भारत का संघीय राज्य नहीं, क्योंकि दिल्ली क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है ना, ध्यान रखना, वो भारत का संघीय राज्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं, पंजाब में, ये तो हमने अभी भी बड़ा अधिक सिंचाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है ना, व्यक्तिगत संसाधन का मतलब होता है ऐसा संसाधन जिसपे किसी व्यक्ति का मलिकाना हो, है ना, तो बगान, बगान का मतलब बगीचे, उस पे तो व्यक्ति का मलिकाना हो सकता है, चारागाह पे जहाँ पे पशु चरते हैं उस पे भी हो सकता है, भूमि पर भी हो सकता है, लेकिन खनिज संसाधन पे सरकार का अधिकार होता है ना, व्यक्ति का नहीं। तो जो खनिज संसाधन है ना, वह क्या है, व्यक्तिगत संसाधन नहीं है, मतलब कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम है, कपास की खेती काली मिट्टी, कपास, कपास, काली मिट्टी। आगे बढ़ते हैं, हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है, हेमेटाइट का जो संबंध है बच्चा ना, वह लौह अयस्क से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था, तो 130वां स्थान प्राप्त हुआ था। एग मार्क, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह होता है, तो खाद्य पदार्थ, है ना, ये बात आपको ध्यान देना, ठीक है, खाद्य पदार्थ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे थे, तो 1915 में लौटे थे। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी, ऑटो वान बिस्मार्क की। नेपोलियन का संबंध किस देश से, फ्रांस से है। सविना अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया, ये गलत ऑप्शन लगाया गया है। देखो पहला ऑप्शन है कि नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते थे, ये भी सही है। यह भोजन का अभिन्न हिस्सा था, यह भी सही है। नमक तैयार करने पर सरकार का एकाधिकार था, यह भी सही है। इनमें से सभी रहेगा, सभी। निम्नलिखित में कौन सा संघीय राज्य नहीं है, दिल्ली। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में लोकतंत्र की स्थापना हुई, तो इसमें सही ऑप्शन रहेगा 2008 में। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी, 2008 में, वो भी 28 मई को। निम्नलिखित में कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारों द्वारा आपस में जोड़ते हैं, देखो दो दूरस्थ स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारों द्वारा आपस में जोड़ते हैं, वो क्या है, सिलचर पोरबंदर, सिलचर और पोरबंदर, ये सही ऑप्शन है बच्चा, सिलचर पोरबंदर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट कब चलाया गया था, 2005 में चलाया गया था, है ना, ठीक है, जिसको मनरेगा एक्ट हम लोग कहते हैं, है ना, 2005। सलालबाद किस नदी पर, चिनाब नदी पर, सबको पता है। भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ पे है, तमिलनाडु, है ना, 4889 मेगावाट, ठीक है, तमिलनाडु में भारत का सबसे विशाल पवन ऊर्जा केंद्र है, ध्यान रखना। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, तो पश्चिम बंगाल, है ना, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में, गंगा नदी, है ना, सुंदरवन डेल्टा। निम्नलिखित में किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है ना, निर्यातक, निर्यातक का मतलब क्या होता है, आयात मतलब खरीदना, निर्यात मतलब भेजना, तो किसका निर्यातक भारत नहीं है, चाय का।